एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा और अब एक बड़ी खबर का रुख हम करने जा रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि यूपी काडर के 5 आईएएस ऑफिसर्स का केंद्र में इम्पैनलमेंट हो गया है। 5 आईएएस ऑफिसर केंद्र में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर तैनात होंगे। 2003 बैच के 5 ऑफिसर्स का केंद्र में इम्पैनलमेंट किया गया है। केंद्र में ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर सभी की तैनाती हुई है। आपको बता दें कि 2003 बैच के ये ऑफिसर्स हैं, 5 अधिकारी यूपी काडर के, जो कि अब केंद्र में इनका इम्पैनलमेंट हुआ है। यहां पर ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर इन सबकी तैनाती होगी। अब खबर रामपुर से, जहां पर मानदेय पर कोरोना का असर साफ दिख रहा है। स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मियों ने डीएम से मानदेय दिलाने की गुहार लगाई है। आरोप है कि न मानदेय मिला बल्कि नौकरी से हटाने की बात अलग कही जा रही है। इसको लेकर जब डीएम से बात की गई तो बताया कि टेक्निकल डिफॉल्ट के चलते मानदेय नहीं मिला। तो स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मियों को डर है कि मानदेय नहीं मिलेगा। ऐसे में जब अधिकारी के पास पहुंचे, जिलाधिकारी के पास पहुंचे, तो जिलाधिकारी ने कहा कि कुछ टेक्निकल एरर, कुछ डिफॉल्ट है, उसकी वजह से नहीं मिला, मिल जाए। वक्त हो गया सुपरफास्ट खबरों का। बुंदेलखंड सुपरफास्ट आपको दिखाते हैं। चित्रकूट में पुरानी रंजिश के चलते डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। एक दबंग ने लाइसेंसी बंदूक से पूर्व जिला उपाध्यक्ष समेत 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस अब केस की जांच कर रही है। महोबा में दिन दहाड़े किडनैपिंग की वारदात को पुलिस ने नाकाम कर दिया। वकील के अपहरण को देख सिपाही ने पूरी जी जान लगाकर वकील को बचा लिया। इसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जालौन में एक कार को बचाने के चक्कर में ट्रक पलट गया। लोहे के एंगल से भरा हुआ ट्रक बेकाबू होकर पलटा। हालांकि ट्रक ड्राइवर और क्लीनर बाल बच गए। झांसी में 2 लोगों की गोला फटने से मौत हो गई। नाले को फोड़ते वक्त यह हादसा हुआ। बांदा पुलिस लाइन में बृहद कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बांदा चित्रकूट धाम मंडल के तमाम अधिकारियों के अलावा जिले के ट्रांसपोर्टर पहुंचे और सड़क दुर्घटना से बचाव की जानकारी दी गई। हमीरपुर में गायत्री महाराज की 63वीं वर्षगांठ का समापन हो गया। साधु संतों को प्रसाद बांटकर यज्ञ कमेटी ने इस आयोजन को खत्म किया। जी हां सर, तो ये तो बुंदेलखंड के हिस्से की बात हुई। और अब बात कर लेते हैं पश्चिमी यूपी की। यहां का सुपरफास्ट आपको दिखाते हैं। मेरठ में सिरफिर आशिक ने घर में घुसकर महिला दोस्त की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि किसी और से संबंधों के शक में वारदात को अंजाम दिया गया। मृतक महिला ब्यूटी पार्लर चलाती थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कासगंज में यूपी रोडवेज और मैक्स गाड़ी की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल कासगंज में भर्ती कराया गया। आगरा में पुलिस की साइबर ठगों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। यहां पर हेलो गैंग के 8 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 साइबर ठग फरार हैं। ये छात्र नौकरी का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपयों की ठगी किया करते थे। नोएडा में पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जो चोरी की बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर घूमते थे। पुलिस ने चोरी की 7 बाइक, 2 स्कूटी और एक टेम्पो बरामद किया है। फिरोजाबाद में अशोक दीक्षित गैंग के लोगों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से फायरिंग हुई। 5 बदमाश पुलिस के हाथ में चढ़े हैं। इस गैंग का सरगना अशोक दीक्षित बरेली जेल से आजीवन कारावास की सजा वहां काट रहा है। हाथरस में पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से करीब 10 लाख रुपए की स्मैक बरामद की गई है। पथरौल पुलिस ने अंतर्राज्यीय हनी ट्रैप गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो झूठे मुकदमे में फंसाकर पैसा हड़पने का काम करते थे। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 15,000 रुपए, 2 कार और 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए।
मुजफ्फरनगर में एक बेकाबू टूरिस्ट बस ने भैंसा गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में किसान और पशु की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स घायल हो गया है। हादसे के बाद नाराज लोगों ने हंगामा भी किया। बुलंदशहर में कोविड नियमों के साथ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। 72 जोड़ों की शादियां हुई। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, राज्य मंत्री मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में पाकिस्तान के हमले में घायल अलीगढ़ के लाल शहीद हो गए। शहीद नेत्रपाल सिंह ग्रेनेड हमले में घायल थे। उनके पार्थिव शरीर को अलीगढ़ में सलामी दी गई। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आस्था ये खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। अब आगे बढ़ने का वक्त हो चला और ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर अब आपको देंगे। और बड़ी खबर सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं से जुड़ी हुई है, जिनका ऐलान होगा आज। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का ऐलान है आज। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का ऐलान आज होना है। शाम को 6 बजे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ऐलान करेंगे, तारीखें बताएंगे कि परीक्षाएं कब होंगी, एग्जाम्स कंडक्ट कब करवाए जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी खबर, 2020 का आखिरी दिन आज, और आज ऐलान हो जाएगा, क्योंकि पूरे साल भर में बड़ी परेशानियां स्टूडेंट्स ने भी झेली, टीचरों ने भी झेली। अब जो मेहनत घर बैठे बैठे की है और टीचरों ने जो मेहनत ऑनलाइन पढ़ाई करवा कर की है, उसका परीक्षण का वक्त होगा। कब होगा परीक्षण, वो तारीखों का ऐलान होगा आज शाम को 6 बजे के करीब। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो जानकारी देंगे कि एग्जाम्स कब होंगे, क्या वो जनवरी में होंगे, फरवरी में होंगे या मार्च में होंगे, वो तारीखें बताएंगे। और अब एक बड़ी खबर लखनऊ से हमें मिल रही है। गायत्री प्रसाद प्रजापति के घर पर ईडी को 11 लाख के पुराने नोट बरामद हुए हैं। ईडी ने लखनऊ, अमेठी में गायत्री और करीबियों के यहां पर छापे मारे थे और सूत्रों के मुताबिक 11 लाख के पुराने नोट के साथ 5 लाख के सादे स्टैंप्स भी बरामद हुए हैं। तो इस वक्त आपको बता दें, गायत्री प्रजापति और उनके बेटे के आवास और दफ्तर पर ईडी की छापेमारी चल रही है और उस दौरान 11 लाख के पुराने नोटबंदी से पहले के जो नोट हैं, चलन से बाहर हैं, वो करेंसी मिली है। ईडी ने लखनऊ, अमेठी में गायत्री के घर और उनके बेटे के दफ्तर पर छापा मारा था। 11 लाख के पुराने नोट और 5 लाख के स्टैंप्स बरामद हुए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हमें मिल रही है। गायत्री प्रजापति के घर पर ईडी को 11 लाख के पुराने नोट जो चलन से बाहर है और 5 लाख के स्टैंप मिले हैं। और अब बात उन ग्राम प्रधान की जो सरकारी खजाने को चूना लगाकर मालामाल बन गए। सरकार लोगों के कल्याण के लिए योजना चलाती है, लेकिन जमीन पर इन योजनाओं का लाभ लोगों को मिलता नहीं है। आज हम जो रिपोर्ट आपको दिखाने वाले हैं वो बस्ती जिले के इजरगढ़ गांव की है। यहां पर गांव के प्रधान को लगा कि अब उसकी कुर्सी जाने वाली है, तो सरकारी खजाने की ऐसी लूट मचाए कि गरीबों को मिलने वाली योजनाओं को वो खुद डकार गया। कैसे ये लूट हुई, आप देखिए इस रिपोर्ट। प्रधान जी का कमाल, सरकारी खजाना लूटकर हुए मालामाल। दो दिन में मचा दी अंधेर गर्दी। सरकारी पैसे की हुई बंदरबांट। ये बस्ती जिले का कुदरहा ब्लॉक है। यहाँ के इजरगढ़ गांव के प्रधान जी ने सरकारी पैसे की ऐसी लूट मचाई है कि गांव के विकास में लगने वाले सरकारी पैसे को इन्होंने भूजे की तरह खपा दिया। दरअसल प्रधान जी की प्रधानी 2 दिन बाद खत्म हो रही थी। प्रधान जी को लगा कि अब कुर्सी फिर मिले न मिले, इसीलिए प्रधान जी ने गाँव के विकास में लगने वाला पैसा ग्राम सेक्रेटरी और ब्लॉक अधिकारी के साथ मिलकर अपने विकास में लगा लिया, जिसमें पंचायत भवन से जुड़े धार के नाम पर 73,000 रुपए, गांव के प्राइमरी स्कूल में टाइल्स लगाने के नाम पर 1,49,000 रुपए, स्कूल की बाउंड्री के नाम पर 64,000 रुपए, आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण के नाम पर 1,72,000 रुपए निकाल लिए गए। प्रधानमंत्री शौचालय योजना के खाते से भी 30,000 रुपए निकाले गए। और जब प्रधान जी की भूख पैसे से नहीं मिटी तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी हाथ फेर दिया, क्योंकि इजरगढ़ गांव के लिए कुल 83 आवास आवंटित हुए थे,
लेकिन प्रधान जी की मेहरबानी से सिर्फ 22 गरीबों को ही इस योजना का फायदा मिल सका। श्याम सुंदर ऐसे ही पीड़ित हैं, जिनकी पत्नी संजुली का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चुना गया था, लेकिन नाम आने के बाद भी उन्हें घर नहीं मिल पाया। पूछा नहीं प्रधान से शौचालय के पैसे क्यों निकाल लिए मेरा। अब प्रधान जी विपक्ष में हमारे हैं, उनके लिए हम रह जाते तो हमारे लिए नहीं दिए, हम लोग मांगे भी नहीं मिला। 2 तरह का नियम चलाते हैं क्या प्रधान जी? जो उनके पक्ष का है उनका करते हैं, जो विपक्ष में है उनका अगर रहता भी है तो वो भी निकाल लेते हैं और कटवा भी देते हैं। ये प्रधान का काम है। शिकायत नहीं की आप लोग प्रधान के खिलाफ? अब प्रधान के खिलाफ सिक्योरिटी बोले आपके प्रधान जी देंगे, और प्रधान जी ने वो अपने आदमी को देते हैं, जो उनके हैं नहीं है उनको नहीं देना चाहते हैं। कहाँ रह रहे हैं अभी? मकान रह रहे हैं, भाई के कमरे में रहते हैं। थाने पे जो है बंटवारा हुआ है, 30 मई को जो है आप रहेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे घर से। फिर वहाँ जो है जगह मिला, जगह की बनवाएंगे, फिर वहाँ रहेंगे। जो आवास सूची में नाम था प्रधान कमल सिंह इजरगाड़, कटवा दिए हैं। प्रधान, ग्राम सचिव और ब्लॉक अधिकारी के इस बंदरबाट का खुलासा उस वक्त हुआ जब गांव के ही विपिंद्र सिंह ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की। पता नहीं चला आपको? हमको नहीं मालूम हुआ, पैसे निकल गया। जब हम उनको मांगे तो उनके आदमी से बोले अपने मेहनत से बनवाओ करो, और हमारे नाम से निकला था हमारे परिवार में तीनों पट्टी में से 3 ठोर निकला था, एक भी नहीं मिला। आंगनवाड़ी केंद्र के नाम पर सिर्फ कागजों में शौचालय बना दिए गए, जबकि ग्रामीणों को पता ही नहीं है कि सरकार ने उन्हें शौचालय दिया है। जानकारी के मुताबिक ग्राम सचिव आनंद सिंह ने 22 दिसंबर को गांव का चार्ज लिया था और 25 दिसंबर तक यानी कि 2 दिन में सेक्रेटरी साहब ने कार्यों का सत्यापन किए बिना ही 90,000 रुपए से अधिक का भुगतान कर दिया। सेक्रेटरी महोदय हैं यहाँ के, तो उनसे हमने कहा कि भाई फर्जी भुगतान आप मत करिएगा। जब आए तो उन्होंने कहा कि हम पहले मुख्य सचिव सस्पेंड होंगे तब हम होंगे, और कोई वो अधिकारी कर्मचारी कौन है जो 10 बार 20 बार सस्पेंड ना हो जाए। प्रधान जी ने सेक्रेटरी और ब्लॉक अधिकारी के साथ मिलकर विकास के नाम पर ऐसा कमाल किया है कि गरीब योजनाओं से वंचित रह गया और सारा लाभ अमीर ले गए। भैया मड़ई में आवास नहीं मिला है? कुछ नहीं मांगा नहीं प्रधान से? भैया मांगा, जब नहीं दिया तो क्या बताएं। दिक्कत क्या होती है इसमें? भैया हमार कुल समय होला बरसाला, तो हमने लड़कन के लेके आपन चाहे गुजारा करी चाहे निकल के बाहरे बैठी। जब जिलाधिकारी को प्रधान की लूट के बारे में पता चला तो तुरंत मामले का संज्ञान लेते हुए उन्होंने जांच के आदेश दे दिए। माध्यम जानकारी मिला है कि वहाँ पे काम मौके में नहीं मिला है, उसका ऑनलाइन के अकॉर्डिंग गांव के माध्यम से सिक्योरिटी ब्लॉक विकास खंड के माध्यम से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उसमें काम होना चाहिए, क्योंकि काम के सापेक्ष काम भुगतान करने की व्यवस्था है। जब तक काम नहीं हो सकता भुगतान नहीं करना चाहिए था। अगर जैसा कि आपके द्वारा बताया गया कि धनराशि निकल गई, वो काम मौके पर नहीं है, उसके लिए विकास खंड की टीम के माध्यम से उसको क्रॉस चेक कराया जाएगा और सही पाया जाए तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसरगढ़ गांव में भ्रष्टाचार का ये मामला कोई नया नहीं है। इस ब्लॉक के बीडीओ संजय नायक सरकार की जन कल्याणकारी और महत्वाकांक्षी योजनाओं के दुश्मन हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने कमीशन से मतलब है, जबकि गांव का पंचायत भवन भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो आज तक सरकार चाहते हैं कि लोगों को आवास मिले, लेकिन कुछ लोग ऐसा है जो नहीं चाहते कि लोगों को आवास मिले। और ग्राम प्रधानों के भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई पहले भी खबरें आती रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड सुपरफास्ट अब आपको दिखाते हैं। हल्द्वानी में खड़ी कार में अचानक भीषण आग लगे। कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस अग्निकांड में जानमाल का नुकसान होने की कोई खबर नहीं। रानीखेत में निर्माण कार्य के दौरान 3 मजदूर मलबे में दब गए, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। दरअसल पहाड़ी से अचानक मलबा गिरने से मजदूर फंस गए थे। ये सभी मजदूर बिहार के रहने वाले थे। पिथौरागढ़ में जंगल धधक रहे हैं, जिसकी वजह से वन संपदा लगातार प्रभावित हो रही है। नुकसान पहुंचे वन पंचायतों के जंगलों में ठंड के मौसम में कैसे आग लग रही है, बड़ा सवाल है। अल्मोड़ा में कोविड गाइडलाइंस के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। 27,000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिनमें से करीब 46 लाख का जुर्माना अब तक वसूल लिया गया है। काशीपुर में इस बार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। यहां पर आम आदमी पार्टी ने किसान न्याय यात्रा निकाली, तो वहीं उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष को विरोध का सामना करना पड़ा।
कोटद्वार में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कॉर्बेट नेशनल पार्क पाखरो टाइगर सफारी का विरोध किया। दरअसल वन मंत्री हरक सिंह रावत ने यहां टाइगर सफारी चलाने की परमिशन दी। राजाजी टाइगर रिजर्व में एक बाघिन लापता है। पिछले कई महीनों से लापता बाघिन पर 25,000 के नाम रखने पर विवाद है। अधिकारी इस बात से इनकार कर रहे हैं, तो अब वन मंत्री ने मामले में रिपोर्ट मांग ली है। उत्तरकाशी में करोड़ों के गबन का मामला फिर सुर्खियों में है। हाईकोर्ट के बाद अब सरकार पंचायती राज विभाग के जरिए जांच करा रही है। पंचायती राज सचिव के आदेश पर डीएम उत्तरकाशी ने नए सिरे से इस मामले की जांच शुरू कर दी। पिथौरागढ़ में नए साल को देखते हुए पुलिस चाक चौबंद रहेगी। बाहर से आने वाले वाहनों पर नजर रहेगी। साथ ही पर्यटकों की सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। कई जगहों पर सादी वर्दी में पुलिस तैनात रहेगी। निजी दौरे पर टिहरी पहुंचे चर्चित कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने टिहरी झील का लुत्फ उठाया। यहां उन्होंने बोटिंग की और झील की सुंदरता का आनंद लिया। जी हाँ, तो उत्तराखंड की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपने देखी, लेकिन आगे भी खबरें बहुत सी हैं। फौरन लौट कहीं मत जाएगा। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद जारी है गंगा सवेरा। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब आपको खबर दिखाएंगे रायबरेली की। बात रायबरेली की बेटी की हम करेंगे, जिसने अपने शहर का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है। रायबरेली की बेटी प्रिया का गाना पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। प्रिया के हौसलों को कैसे मिली उड़ान, चलिए आपको दिखाते हैं। तो रायबरेली की ये बेटी है, कैसे उसकी गायकी पूरे विश्व तक पहुंची है वो हम आपको विस्तार से बताएंगे। उसके हौसलों की उड़ान की तस्वीर आपको दिखाएंगे। वाकई में राजीव, हम लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन छोड़ जाते हैं, और जब बेटियां इस तरीके का कुछ बड़ा काम करती हैं तो फक्र से ना सिर्फ माथा ऊंचा हो जाता है और कहीं ना कहीं बाकी बेटियों को भी एक बल मिलता है, एक आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। तो समाज में ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म मिलना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, ऐसी बच्चियों से दूसरे लोगों को भी सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हतोत्साहित नहीं हो जाना चाहिए। अगर कहीं पर नाकामी, कुछ फेलियर देख भी लिया तो उससे सीखने चाहिए, उसे जल्दी उबर कर कुछ अच्छा करना चाहिए, आगे करते रहना चाहिए। इसीलिए फीमेल एम्पावरमेंट की बात होती है और यूपी में तो खास तौर पर उसके लिए मिशन शक्ति चल रहा है। यूपी सरकार ने मिशन शक्ति की जो शुरुआत की है उसका एक मकसद ये भी है कि ना सिर्फ लड़कियों और महिलाओं को एम्पावर किया जाए, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, उनको स्वावलंबी बनाया जाए, हर तरह से उनको केपेबल बनाया जाए। यही वजह है फिर रायबरेली की इस बेटी की हर जगह तारीफ हो रही है। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। अब रुख आगरा का कर लेते हैं, जहां पर बैंक डकैती में फरार बदमाश नरेंद्र के एनकाउंटर में उसको दबोचा गया। यानी कि बताया जा रहा है कि उसका साथी बंटी फरार है। 50,000 के इनामी ये दोनों बदमाश बताए जा रहे हैं। तो आगरा से खबर है, बैंक डकैती में फरार बदमाश नरेंद्र का एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में पकड़ा गया है, एनकाउंटर हुआ है, मुठभेड़ हुई है। उसका साथी बंटी फरार हुआ है। 50,000 का इनामी बदमाश बताया जा रहा है। 15 दिसंबर को बैंक डकैती में दो बदमाश बताया जा रहा है कि फरार चल रहे थे, वांछित थे, इनकी तलाश की जा रही थी। थाना सदर के रोहता नगर के पास में ये मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के बाद ये फरार बदमाश पकड़ा गया है। ये फरार बदमाश पकड़ा गया है, वो बदमाश जिस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आगरा से ये खबर है। तो आगरा में फरार बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। अहम कामयाबी लगी है पुलिस को। एक बदमाश जो कि निकल भागा था, फरार हो गया था, आगरा में आखिरकार उसको धर दबोचा गया। तो एक बड़ी कामयाबी आगरा से पुलिस को मिली है, जहां ये फरार बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया। ये वांटेड था थाना सदर के रोहता नहर के पास। पुलिस की मुठभेड़ से हुई थी, लेकिन वहां से ये निकल भागने में, पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर बच निकलने में कामयाब रहा। लेकिन ज्यादा दिन तक ये फरारी नहीं चल पाई और आखिरकार आगरा से इसको पकड़ लिया गया। तो आगरा में फरार बदमाश गिरफ्तार हो गया। एक बैंक डकैती में ये फरार हुआ था। नरेंद्र इसका नाम बताया जा रहा है। वांटेड था, पहले भी कई मामले इस पर दर्ज थे और इसके साथी को तो तभी पकड़ लिया गया था, लेकिन ये बच निकलने में कामयाब रहा और अब वो भी पकड़ा गया है। बैंक डकैती में फरार बदमाश नरेंद्र पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। यूपी पुलिस अब आगे की छानबीन करेगी और उससे पूछेगी कि दरअसल वो पूर्व में भी किन घटनाओं में लिप्त रहा है, कहां-कहां उसका हाथ रहा है। लेकिन ये एक वांटेड बदमाश था। बैंक डकैती जैसे
संगीन जुल्म में ये लिप्त था। साथी के साथ पकड़ा गया फरार बदमाश नरेंद्र, तो एक और इसके साथी को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। कुल मिलाकर 2 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। नरेंद्र जो कि बैंक डकैती में फरार चल रहा था, पहले से कई मामले दर्ज थे, कई संगीन वारदातों में यह शामिल रहा था, अपने साथी के साथ आगरा से पकड़ लिया गया है। कोरोना का कहर बढ़ने के डर से सरकार लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारी कर रही है। ऐसा इसलिए है ताकि लोगों को इस जानलेवा वायरस से बचाया जा सके। तो कोरोना का कहर लगा कोरोना वायरस की वैक्सीन के नाम पर फर्जीवाड़ा। वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के नाम पर धोखाधड़ी। कोरोना के नाम पर काली कमाई का गोरख धंधा। वैक्सीन के नाम पर लोगों की गाढ़ी कमाई पर डाका। ये जानने के बाद शायद आप भी हैरत में पड़ गए हों, क्योंकि कोरोना का कहर कम हो, इसके लिए सरकार लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारी कर रही है। 1 जनवरी से प्रदेश भर में लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाने की तैयारी की गई, जिसके तहत लोगों को इस जानलेवा वायरस से बचाने के लिए वैक्सीन लगाई जानी। इसके लिए सरकार ने अपनी तैयारी भी पूरी कर रखी है और ड्राई रन के जरिए भी इंतजामों का जायजा लेने की कोशिश की जा रही। लेकिन इस बीच कुछ नटवर लाल ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन को ही कमाई का जरिया बना लिया है और इसकी बदौलत वो मासूम लोगों को निशाना बना रहा है और फर्जीवाड़े के जरिए लोगों के अकाउंट को ही खाली करने में जुटे हुए हैं। कानपुर में ऐसे ही मामले सामने आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ, जहां पर पुलिस को शिकायत मिली है कि लोगों के साथ कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के नाम पर फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा है। और अब आपको पहले ये बताते हैं कि आखिर यह फर्जीवाड़ा अंजाम कैसे दिया जा रहा है। दरअसल कुछ लोगों को फोन आए। फोन पर कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन को लेकर सामने से बात की गई। फोन करने वाले ने लोगों से आधार, पैन जैसे दस्तावेज मांगे। इसके बाद लोगों के फोन पर ओटीपी नंबर आया। पहले फोन करने वाले ने फिर फोन करके ओटीपी नंबर मांगा। कुछ लोगों ने फोन पर ओटीपी नंबर दे दिया। इसके बाद जालसाजों ने उनके खातों से पैसे निकाल लिए। इसके बाद लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद साइबर सेल और सर्विलांस सेल इस मामले की जाँच में जुट गयी। वहीं पुलिस की माने तो इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। साथ ही पुलिस लोगों से अपील भी कर रही है कि वो ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि अगर गलती से भी लोग ऐसा करते हैं तो फिर जालसाज इसका फायदा उठाकर उनके अकाउंट से पैसे गायब कर सकते हैं। इस तरह के जो फ्रॉड करने वाले लोग रहते हैं वो किसी न किसी बहाने से वो किसी व्यक्ति की अकाउंट डिटेल्स, आधार डिटेल्स और जो उसके मोबाइल पे ओटीपी आता है, इन जानकारियों को किसी न किसी बहाने से लेने का प्रयास करते हैं। और इस बीच कुछ शिकायतें थी कि कोरोना वैक्सीन के नाम से भी ये फ्रॉड लोग इस तरह की जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं। इस संबंध में मैं सभी लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि इस तरह के जो फ्रॉड लोग हैं उनके झांसे में ना आएं और किसी तरह की अपनी जो निजी और गोपनीय जानकारी है उसको किसी भी हालत में इन लोगों से शेयर ना करें। अभी तक इस तरह के केवल बैंकिंग फ्रॉड के मामले ही सामने आते थे, जहां पर लोगों के क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड की डिटेल की मदद से जालसाज उनके खातों से रकम उड़ा लिया करते थे। ऐसे मामलों में भी साइबर लुटेरे इसी पैटर्न को फॉलो करते थे और गलती से भी कोई शख्स अगर इनके साथ ओटीपी पिन शेयर कर लेता था तो फौरन ही ये उसका अकाउंट खाली कर देते थे। बैंकिंग के मामलों को लेकर तो लोग जागरूक हो गए थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने वाली वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के नाम पर भी उनके साथ जालसाजी की वारदात अंजाम दे दी जाएगी। और शायद इसी वजह से भोले भाले मासूम लोगों ने भरोसा करके अपना ओटीपी पिन जालसाजों को बता दिया और फिर जालसाजों ने इसकी बदौलत उनके अकाउंट में रखा पैसा ही उड़ा लिया। वहीं पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है, जिसका दावा है कि कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के नाम पर हुई जालसाजी का जल्द पर्दाफाश होगा और इसे अंजाम देने वाले बदमाश जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। अब तक आपने बैंक में लोन दिलाने के नाम पर या क्रेडिट कार्ड
इशू करने के नाम पर ऑनलाइन ठगी के मामले सुने होंगे, लेकिन कानपुर में कोरोना वैक्सीन लगाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी के कई मामले सामने आने के बाद कानपुर पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। कानपुर पुलिस का कहना है कि अगर किसी के पास कोरोना वैक्सीन के नाम पर कोई OTP मांगता है या किसी तरह का कोई ठगी का प्रयास करता है तो उसकी तत्काल जानकारी पुलिस को दें। साथ ही साथ खुद भी अलर्ट रहें और इस तरह के ठगों से सावधान रहें। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ प्रभात अवस्थी, ABP गंगा, कानपुर। तो बिल्कुल राजीव, ये फ्रॉड से बचाने वाली खबर है और आप लोगों को भी सावधान हो जाना चाहिए। फोन कोई भी करे, किसी भी बैंक या जगह का नाम ले, आपको अपना OTP या फिर CVV नंबर नहीं बताना। बिल्कुल, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। गंगा सवेरा में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।